हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईआरसी केमिस्ट्री। आज की जो वीडियो है दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एस्पिरेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन। सवाल उठता है क्यों? बिकॉज आज की वीडियो में मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होता है वो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि आपकी तैयारी जब शुरू होती है तब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार जरूर फॉलो करते हैं। और जब आपकी तैयारी कंप्लीट होती है, यानी कि जब आप रेडी होते हैं पूरा सिलेबस और आपका पूरा मटेरियल पढ़ के, तब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के बाद ही सेटिस्फाई होते हैं। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या करते हैं, जब हम प्रिपरेशन से पहले, यानी कि जैसे ही अभी हमारे एग्जाम में मोर देन 6 मंथ्स का टाइम है, अभी जो प्रीवियस ईयर्स है उनकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आपने सभी प्रीवियस ईयर्स को एक बार देखा और थोड़ा बहुत अपनी प्रिलिमिनरी नॉलेज से थोड़ा बहुत मेमोराइज किया या उनको सॉल्व करने की कोशिश की, तो उससे क्या होगा, जब आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो आपके पास एक बैकअप रहेगा। यानी कि यू विल बी हैविंग अ बैकअप ऑफ कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और थ्रू आउट योर प्रिपरेशन यू हैव टू फॉलो द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं जो डिस्कस करने वाला हूं वो 2025 का पीवाईक्यूज है। क्योंकि पेपर हमारा बहुत लंबा है, इट इज ऑफ 120 क्वेश्चंस, जिसमें 3 पार्ट हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। तो जो आज की जो वीडियो है उसमें मैं बात करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हमारे 30-40 मिनट्स में हो पाएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर वो 40 क्वेश्चंस या 42 क्वेश्चंस जो ऑर्गेनिक के आए हैं वो नहीं हो पाते हैं तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि एनालिसिस, जो ओवरऑल मैंने जो इस पेपर को देख के क्या समझा। जो हमारा 2025 का जो क्वेश्चन पेपर था वो कहीं ना कहीं हमारे प्रीवियस ईयर्स जो 24 से पहले जो पेपर्स आए हैं उनसे कहीं ना कहीं थोड़ा अलग मुझे दिखाई दिया। और उसका कारण क्या है कि जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा बढ़ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इस पेपर में जो ऑर्गेनिक का जो पोर्शन है वो हमारा ऑन द टफर एंड था, क्योंकि जो क्वेश्चंस थे नॉर्मली जो क्या आते हैं, 120 मिनट्स का हमारे पास टाइम होता है, 120 क्वेश्चंस होते हैं। सो हमें क्या करना है, फटाफट टिक मारना होता है क्वेश्चंस को, जो हमें देखा है डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन इस बार जो क्वेश्चंस थे वो मोर और लाइक हर क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में आपको बॉन्ड घुमाना पड़ेगा, यू हैव टू मेक मैकेनिज्म, देन यू विल एंड अप इनटू द प्रोडक्ट। तो नॉर्मली इस तरीके का ट्रेंड नहीं देखा जाता, लेकिन फिर भी हमें हर चीज के लिए तैयार रहना है। और ये जो पेपर है इसको पूरा सॉल्व करिए आप मेरे साथ, एंड डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। तो इनऑर्गेनिक और फिजिकल की बात करें तो इनऑर्गेनिक और फिजिकल फिर भी थोड़ी इजी रही कंपेरेटिवली एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक। और ये जो ट्रेंड है हमारा, ये ट्रेंड इस बार का है, तो जरूरी नहीं कि अगली बार भी यही ट्रेंड फॉलो होगा। सो ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपको फिजिकल बहुत टफ देखने को मिले, ऑर्गेनिक स्ट्रेट फॉरवर्ड मिले। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग। तो आज की इस वीडियो में हम जो बात करेंगे अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट विल बी द डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चंस, जिसमें आपको बहुत सारे कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स गेट इनटू इट। क्वेश्चन हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 83 से है। सो जो क्वेश्चंस हैं हमारे वो 83 से लेकर 120 तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए दिए गए हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 83 सेज कि देयर आर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और इनमें से हमें हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो हमें पहले स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, फिर उसके बाद बताना है कि हाउ मेनी ऑफ देम आर करेक्ट। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है? 2-chloroprop-1-ene is more susceptible to attack by electrophile। तो यानी कि जब इलेक्ट्रोफाइल किसी एल्कीन पे अटैक करेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स में 3-chloroprop-1-ene और 2-chloroprop-1-ene को हम बना करके कार्बोकेटाइन बना के देखेंगे जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो ये सिंपल है, ये 2-chloroprop-1-ene और ये हमारा 3-chloroprop-1-ene। जब इसमें कार्बोकेटाइन बनेगा हमारा, तो कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा? यहाँ पर बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। और जब इसमें बनेगा तो हमारा कार्बोकेटाइन यहाँ पर बनेगा। इसमें जो हमारा Cl है वो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा थ्रू मेसोमेरिक इफेक्ट।
मेसोमेरिक इफेक्ट, तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमारा ये वाला जो स्टेबल हमारा ये वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा एंड इट विल बी मोर ससेप्टेबल टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, इथिल ब्यूट 3 इनोएट इज मोर ससेप्टेबल टू इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, सेम फिर से इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करवा रहा है, देन एथिल ई ब्यूट 2 इनोएट। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक इनोएट जो हमारा यानी कि एस्टर ग्रुप है तो वो बना करके देखना पड़ेगा। तो जो हमारा एस्टर ग्रुप है वो किस तरीके से होगा, यहाँ पर एथिल है तो यहाँ पर ये OET। अब यहाँ से हमारे पास एक तो थर्ड पोजीशन पे हमारा इन है, एक हमारा सेकंड पोजीशन पे इन है, 1 2 3। एक तो हमारा जब थर्ड पोजीशन पे इन होगा 1 2 3 4 तो ये स्ट्रक्चर होगा, और जब सेकंड पे होगा तो हमारा ये स्ट्रक्चर होगा। अब इन दोनों में हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ देम इज मोर ससेप्टेबल टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। तो जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब यहाँ पर तो क्या है, सेकंड स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो हमारी है वो कॉन्जुगेशन में डिस्पर्स्ड है, तो मोर अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर है, तो दिस विल बी मोर ससेप्टेबल टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है हमारी वो इसमें ज्यादा रहेगी। तो हमारा ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है, थर्ड स्टेटमेंट इज बाईसाइक्लो 2 to 1 हेप्ट 2 इन इज मोर स्टेबल देन बाईसाइक्लो 2 to 1 हेप्ट 1 इन। अब यहाँ पर ये जो बाईसाइक्लो स्ट्रक्चर है दोनों हमें बनाने आने चाहिए, तो हमें थोड़ा बाईसाइक्लो की भी नेमिंग यहाँ पर सीखनी पड़ेगी। जब हम बाईसाइक्लो की नेमिंग करते हैं तो हमारा जो नंबरिंग है वो ब्रिज हेड से स्टार्ट होती है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पर हमें क्या कह रहा है कि 2 in is more susceptible than 1 in, more stable। तो हमारा 2 in कौन सा, ये वाला हो गया, और 1 in में हमारा क्या होगा, डबल बॉन्ड यहां से बनेगा। तो डबल बॉन्ड ये तो क्या ब्रिज हेड है, अब ब्रिज हेड पे ना तो हमारा कार्बोकेटाइन बन सकता है ना डबल बॉन्ड बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, दैट कि जो हमारा 2 in है दैट विल बी मोर स्टेबल कंपेयर टू 1 in। तो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट भी क्या हुआ, करेक्ट हो गया। तो हमारी कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट हो गई, यहाँ से आप काउंट करके इसको यूज कर सकते हो। हाँ एक और हमारा फोर्थ बच गया, सॉरी थर्ड स्टेटमेंट थी, फोर्थ है 2,3-dimethyl 2-hexane has a lesser heat of hydrogenation than 4,5। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो क्या करना है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, यानी कि आपको दोनों एल्कीन बनानी है, फिर देखना है कौन सा ज्यादा स्टेबल है, जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी। तो ये एक सिंपल सा रिलेशन है जिससे हमारा फोर्थ स्टेटमेंट का आंसर भी निकल सकता है। अब आपको क्या करना है, इनमें से सेलेक्ट करना है और बताना है कि आउट ऑफ देम कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। नाउ आई लीव दिस टू यू कि आप इन तीनों को फिर से बैठ के चारों स्टेटमेंट्स को एनालाइज करें और करेक्ट आंसर बताएं। मोस्टली मैंने बता दिया, लास्ट वाला आप एल्कीन बना करके चेक कर सकते हैं। Now let's come to question number 84. Question number 84 is also a very easy question, not a very difficult one, जिसमें हमसे पूछा गया है कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा। तो मैं जो देख पा रहा हूँ इसमें सबसे ज्यादा हमारा फिफ्थ का होगा, क्योंकि एक तो ये हमारा एरोमेटिक रिंग है जो 3 मेंबर्ड रिंग बन रही है, ये हमारी क्या है, एक एरोमेटिक रिंग है, ठीक, एरोमेटाइजेशन इसके अंदर हो रहा है, एरोमेटिक करेक्टर आ गया। दूसरा ये 3 बेंजीन रिंग से स्टेबलाइज हो रहा है, तो हमारा सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देन 4 में जो ये साइक्लोप्रोपेन है ये अपने बनाना बॉन्ड से क्या करती है, इसको स्टेबलाइज करती है। दिस इज ऑल्सो शोज सम काइंड ऑफ कॉल्ड एज अ डांसिंग रेजोनेंस। तो यहाँ पर ये एक तो इसका एरोमेटिक करेक्टर है, ऊपर से ये तीनों भी इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। देन उसके बाद थर्ड आ जाएगा, देन उसके बाद तो कौन सा आ गया हमारा, देखो 5 के बाद 4 के बाद थर्ड, एंड यही एक अकेला ऑप्शन है। फिर उसके बाद हमारा सेकंड और फर्स्ट तो डायरेक्टली हो ही गया, सेकंड और फर्स्ट। अब आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये जो प्लस चार्ज है ये यहाँ पर डांसिंग रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, एंड दैट इज ऑल्सो ग्रेट स्टेबिलिटी ऑफ इट, ठीक है। तो आप क्लियरली इसको आंसर कर सकते हैं, दैट इज अ डी आंसर। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 85।
अभी कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो बहुत इजी हैं तो उनको मैं फटाफट डिस्कस करूंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो अच्छे क्वेश्चंस आए हैं इस पेपर में उसको हम थोड़ा और डीपली जा करके देखेंगे। 85 में सिंपली हमसे पूछ रहा है कि जो CH बॉन्ड है उसकी इंक्रीजिंग ईज ऑफ हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन बताना है रेडिकल में, तो हमें रेडिकल बना करके देखना है। तो 2 हमारा सबसे स्टेबल रेडिकल हो जाएगा बिकॉज इट इज एन एलाइलिक, फिर हमारा सेकंड हो जाएगा इट इज एन सेकेंडरी, देन हमारा थर्ड हो जाएगा बिकॉज इट इज प्राइमरी, बट द फोर्थ वन इज ऑन दी sp2 कार्बन, तो इट इज द लीस्ट स्टेबल। तो ये हमारा देख सकते हैं आप कौन सा करेक्ट आंसर है, दैट इज द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 86। 86 में हमें क्या बता रहा है कि हमारे पास कॉलम 1 और कॉलम 2 में, कॉलम 1 में कंपाउंड दे रखा है, कॉलम 2 में हमें दे रखे हैं कि इनके कितने स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं, वो हमें बताना है। तो ये भी काफी आसान सवाल है, इसको आप कर सकते हैं इजिली। जो हमारा पहला है उसमें आप प्लेन बना करके देखिए, तो इस स्ट्रक्चर में हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये एक हेलिक्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है जो कि हमारा स्टीरियो एक्टिव होता है। तो इसके हमारे क्या हो जाएंगे, एक ही इसका एक्सिस होता है, एक इसका जैसे नॉर्मल कायरल सेंटर होता है, इसके अंदर कायरल एक्सिस है, तो इस कायरल एक्सिस के अराउंड 2 आइसोमर पॉसिबल है हमारे R और S। तो जो हमारा A होगा, A का हमारा करेक्ट अगर मैं बोलूं तो वो हो जाएगा 2। ठीक है, सेकंड वाला जो हमारा है इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ये कंप्लीटली एक आयरल है, एक आयरल है, क्योंकि अगर यहाँ पर इस बेंजीन के इधर हमारा सब्स्टिट्यूशंस होती तो ये हमारा रोटेशन बैरियर आता और प्लेन ऑफ सिमेट्री डिस्टर्ब होती और हमारा स्टीरियो एक्टिव हो सकता था, लेकिन ये अभी क्या है, बी हमारा इज 1। तो यानी कि ए क्या हो गया 3, बी क्या हो गया 4, सी और डी। अब सी देखो, सी में क्या है, एक हमारा ये एल्कीन है, एक ये एल्कीन है, यानी कि दोनों एल्कीन हमारे ई और जेड हो सकते हैं, और दोनों एल्कीन ई और जेड होंगे तो ई ई ई जेड जेड ई जेड जेड, तो ये हमारा क्या बनाएगा, 4 कन्फॉर्मर्स बनाएगा, तो इसका हो जाएगा सी का हमारा 1। और डी क्या है, डी में 2 स्टीरियो सेंटर्स हैं, 2 स्टीरियो सेंटर्स हैं, तो 2 अगर हमारे कायरल सेंटर हैं तो 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि आर एस आर 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 एस एस एंड एस आर, ये 4 हमारे बन सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक जो हमारा सिस वाला कन्फर्मेशन होगा, जो कि ये होगा, ध्यान से देखिए, ये वाला जो होगा इसके अंदर ट्रांस वाला, सॉरी, इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, जाकि इन्वर्जन ऑफ सिमेट्री है, तो उसकी वजह से ये हमारा इनएक्टिव हो जाएगा। तो 4 में से एक इनएक्टिव हो गया तो 3 बचे, तो डी हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आप यहां से फिर मैच कर सकते हैं कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर। स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आपको इस तरीके से इसको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 87। 87 में बहुत सिंपल है, क्या कह रहा है, हमें एक फॉर्मूला दिया गया है जिसमें जिगजैग प्रोजेक्शन दे रखी है, इरिथीरियो कॉन्फ़िगरेशन है, तो हमारा जो कंपाउंड है वो मैच करके बताना है। अब इरिथीरियो में मतलब दोनों ग्रुप हमारे सेम जो है वो सेम साइड पे रहेंगे, तो ये दोनों क्या है, इरिथीरियो है और ये थीरियो है, तो पहली बात तो सी और डी तो यहीं पे कैंसिल हो गया। अब ए और बी में से बताना है कि कौन सा करेक्ट है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपल इजिएस्ट वे देखेंगे, दैट इज आर एस कॉन्फ़िगरेशन। हमारे जो ये जो OH वाला जो कार्बन है दोनों में, ए में ऑप्शन में देखूं तो दोनों हमारा क्या है, OH वाले की कॉन्फ़िगरेशन सेम है, लेकिन जो दूसरे वाला है इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वेरिएशन शो किया है ए और बी में। देखो ए और बी में OH OH दोनों सेम है, बट जो हमारा मिथाइल और नाइट्रोजन वाला जो कार्बन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज की है। तो अगर हमें कंफर्म करना है कौन सा है, तो अगर मैं मॉलिक्यूल को कितना रोटेट करूं सेंटर से बॉन्ड को, तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है। अगर मैं बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो ही चेंज होगा। तो मैं यहाँ पे आर एस कॉन्फ़िगरेशन चेक करूंगा और यहाँ पर आर एस कॉन्फ़िगरेशन चेक करूंगा, सेम आई तो यानी कि मेरा स्ट्रक्चर सेम है। तो सिंपल है, देखो ये क्या हो गया 1 हो गया, ये क्या हो गया इस तरफ ये वाला ग्रुप 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, यानी कि क्लॉकवाइज यानी कि आर। और ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट है यानी कि टुवर्ड्स अस है, तो ये रिवर्स हो जाएगा यानी कि एस। तो इस सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन एस है। सिमिलरली इस वाले सेंटर की निकालो, दैट इज 1 2 3, तो 1 2 3 क्या हो गया आर, और जो हमारा मिथाइल है, सॉरी हाइड्रोजन है, वो क्या है टुवर्ड्स अस है, तो ये हमारा रिवर्स हो जाएगा यानी कि एस।
तो दोनों S और S आई हैं, तो हमें B पे जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिंपली A आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 88। इसमें क्या बोल रहा है? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए कायरल सेंटर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज गिवन, यानी कि 2R और 3R दे रखी है। अब ये स्ट्रक्चर देख लो एक बार, 1 2 3 और 4, कुछ इस तरीके से 4 कार्बन है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है और यहाँ पर OH है। अब हमें HBr के साथ रिएक्ट करवाया और इसने दिया है कि ये वाला हमारा क्या है? 2R है, ये वाला क्या है? 3R है। जब HBr के साथ रिएक्शन किया तो हमारा Br जो है एक पोजीशन पे लग जाएगा, यानी कि इस तरफ मेरा, सॉरी, यहाँ पर मेरा क्या लग जाएगा? OH की जगह एक Br आ जाएगा। बस इतना ही प्रोडक्ट के अंदर चेंज किया है। तो हमें कॉन्फ़िगरेशंस में चेंज बताना है। तो सबसे पहली बात तो नंबरिंग ही चेंज हो जाएगी। अभी तक हमारी नंबरिंग में यहाँ से कर रहा था 1 2 3, जब यहाँ पर OH था। अब Br आ गया तो नंबरिंग भी उस तरीके से होगी 1 2 3 4, और नंबरिंग चेंज होगी तो इस पोजीशन के ऊपर हमारा CIP रूल की नंबरिंग भी चेंज होगी। ठीक है, तो उस हिसाब से आप इसमें बता सकते हैं कि 2 और 3 पे चेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा। ये मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, स्टीरियो का बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले आपको यही स्ट्रक्चर बनाना है। 2 को एक डैश जाएगा या वेज जाएगा, OH दोनों को बनाना है। फिर उसके बाद यहाँ पर Br आएगा, नंबरिंग चेंज करनी है। नंबरिंग चेंज करके फिर से CIP रूल से यहाँ पर और यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन निकाल करके आंसर टिक करना है। सो आई लीव इट अप टू यू। इट इज एन ईजी क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है? बस नंबरिंग CIP में ध्यान देना है कि OH से ऊपर ब्रोमीन को दिया जाता है, और जैसे जैसे हमारी ब्रांचिंग जाती जाएगी वो भी हमारा अकॉर्डिंगली CIP रूल के हिसाब से आपको देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर आप सभी लोग कमेंट में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 89। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ 1,4-डाइक्लोरोहेक्सेन। तो 1,4-डाइक्लोरोहेक्सेन की बात हो रही है, तो 1,4-डाइक्लोरोहेक्सेन बनाएंगे सबसे पहले। इसमें किसकी बात हो रही है? एनेंटियोमर्स की बात हो रही है और डाइस्टीरियोमर्स की। तो सिंपल है, ये हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री है स्ट्रक्चर में। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी कि स्टीरियो इनेक्टिव। इफ इट इज स्टीरियो इनेक्टिव देन एनेंटियोमर्स तो नहीं होंगे। तो क्या होगा? 1,4 में 1 और 4 में Cl का हमारा अटैच हो रखा है इसमें, तो ये हमारा सिस और ट्रांस बनेगा। क्या बनेगा? एक सिस बन जाएगा, एक ट्रांस बन जाएगा। ठीक है, कैसे बनेगा? बना के देख लो, सिंपल। एक हमारा सिस होगा, एक हमारा ट्रांस होगा, बस ये दो ही बनेंगे। और सिस ट्रांस हमारे क्या होते हैं आपस में? दीज आर डाइस्टीरियोमर्स। तो अब आप क्लियरली इसका आंसर कर सकते हैं। ये जो 1,4-डाइक्लोरोहेक्सेन है ये हमारा एज अ एनेंटियोमर नहीं होगा, इट विल एज एन डाइस्टीरियोमर, इसके आइसोमर्स होंगे। देन यू कैन इजीली टिक द राइट आंसर ऑफ 89। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या कह रहा है? स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दे रखी है, अकॉर्डिंगली हमें बताना है। स्टेटमेंट 1 में क्या कह रहा है कि क्लोरोइथेन एंड आयोडोइथेन हैव अ सिमिलर बैरियर टू रोटेशन ऑफ C1 एंड C2 बॉन्ड, जो कि हमें वैल्यू दे रखी है। ठीक है, सिमिलर ही रहेगा। डिस्पाइट द फैक्ट दैट द साइज ऑफ द हैलोजन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। देखो, साइज यहाँ पर बढ़ रहा है, नो इशू, बट फिर भी अगर देखोगे आप तो इसका जो रोटेशन बैरियर है वो लगभग हमारा सिमिलर ही रहता है, अराउंड 13 to 15। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? CCl बॉन्ड इन क्लोरोइथेन इज मच लार्जर देन द Ci बॉन्ड लेंथ इन आयोडोइथेन। अभी देखो, बॉन्ड लेंथ Ci की ज्यादा होगी कंपेयर टू CCl। क्यों? क्योंकि आयोडीन का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा है कंपेरेटिव टू Cl। क्योंकि जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बढ़ता है, तो CCl जो बॉन्ड है उसका जो बॉन्ड लेंथ है वो हमारा ऑब्वियसली कम होगा एज कंपेयर टू Ci। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो इसमें स्टेटमेंट 1 हमारी क्या है? ट्रू है, बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, अगला सवाल जो है, इस सवाल को बड़े ध्यान से हम देखेंगे। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, जो कि हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से आया है, जो कि SN2 है। अभी SN2, SN1, E1, E2 जो ये एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो आपको ये किसी भी बुक से, किसी भी स्टैंडर्ड बुक से
एक बार जरूर रीड करना है, और इसका सॉल्वेंट इफेक्ट क्या है, लीविंग ग्रुप ट्रेंड्स क्या हैं, न्यूक्लियोफाइल ट्रेंड्स क्या हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है एग्जाम से पहले। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 91 है उसमें क्या कह रहा है। एक हमारी रिएक्शन दे रखी है OH माइनस की SN2, और ये हमारा प्रोडक्ट दे रहा है, यानी कि नॉर्मल SN2 रिएक्शन है भाई OH माइनस न्यूक्लियोफाइल। सेकंड हमारा एन ट्राई इथाइल एमीन दे रखा है, जिसकी इथाइल आयोडाइड के साथ SN2 रिएक्शन दे रखी है। आपको पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि सॉल्वेंट पोलैरिटी से, जैसे सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन 1 और 2 की रिएक्शन पे क्या इंपैक्ट होगा। तो ध्यान से देखिए, जब मैं सॉल्वेंट पोलैरिटी बढ़ाऊंगा, सॉल्वेंट पोलैरिटी, तो सॉल्वेंट पोलैरिटी क्या करेगी, जब पोलर सॉल्वेंट होगा तो वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से जो चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल होंगे, क्या होंगे, चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल, उसको क्या करेगा, स्टेबलाइज। जब चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल स्टेबलाइज होगा तो क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। भाई हमारा जो एक्टिवेशन एनर्जी का जो रहता है इस तरीके से, ठीक है, तो ये हमारा पहले OH माइनस यहाँ पर था, जब ये और ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा तो ये OH माइनस यहाँ आ जाएगा, पोलर सॉल्वेंट्स इसको क्या करेंगे, स्टेबलाइज कर देंगे। तो पहले एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, अब एक्टिवेशन एनर्जी इतनी हो गई। ठीक है, प्रोडक्ट थोड़ा और नीचे बना लो, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी हमारी क्या कर गई, बढ़ गई। तो पोलर सॉल्वेंट में जब OH माइनस को स्टेबलाइज किया तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई, यानी कि रेट क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो पहले रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीज जब पोलर सॉल्वेंट हमारे क्या करेंगे, इसके अंदर डाले जाएंगे। सेकंड रिएक्शन क्या है, सेकंड रिएक्शन में तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल क्या है, अनचार्ज्ड है। सेकंड रिएक्शन में अनचार्ज्ड है, तो जब न्यूक्लियोफाइल अनचार्ज्ड होगा तो अनचार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल को पोलर सॉल्वेंट उतना स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। जब पोलर सॉल्वेंट उतना स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा तो न्यूक्लियोफाइल डिसाइड यहां पर नहीं करेगा, तो क्या होगा, नेक्स्ट चार्ज्ड स्पीसीज क्या आता है हमारे रिएक्शन में, दैट इज द ट्रांजिशन स्टेट। क्या, ट्रांजिशन स्टेट। तो अभी जो हमारा सेकंड रिएक्शन है उसमें ट्रांजिशन स्टेट क्या रहती है हमारी, चार्ज्ड। चार्ज्ड ट्रांजिशन स्टेट को क्या करेगा, पोलर सॉल्वेंट स्टेबलाइज करेगा। जब ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करेगा तो क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस होगी। एक्टिवेशन एनर्जी जब रिड्यूस होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। सिमिलरली यहां पे देख लो, जब यहां पर ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट है, जब ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज होगी यानी कि इसकी एनर्जी नीचे आ जाएगी, जब इसकी एनर्जी ड्रॉप करेगी तो एक्टिवेशन एनर्जी डेफिनेटली रिड्यूस हो जाएगी। अब आपका सवाल आएगा कि सर ये ट्रांजिशन स्टेट तो हमारी SN2 में जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन में हो रही थी उसको भी स्टेबलाइज करेगा। हाँ बिल्कुल करेगा, लेकिन जो फर्स्ट रिएक्शन में जितनी ज्यादा स्टेबलाइज्ड जो पोलर सॉल्वेंट हमारे OH माइनस को करेंगे, जो चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल को करेंगे जिसके ऊपर अलग से एक प्रॉपर चार्ज है, ट्रांजिशन स्टेट पे क्या होता है हमारा डिस्पर्स चार्ज होता है, लेकिन इस पे क्या है, लोकलाइज्ड चार्ज है OH माइनस पे। तो इसको पोलर सॉल्वेंट ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे एज कंपेयर टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट इन द रिएक्शन 1, so the activation energy will increase, while in the reaction 2 the stabilization of transition state is only factor there। तो जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है वो रिड्यूस होगी, क्योंकि हमारा जो न्यूट्रल जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है उसको यहाँ पर कोई भी फैक्टर स्टेबलाइज नहीं कर रहा है। तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन का क्या होगा, घट जाएगा, सेकंड रिएक्शन का बढ़ जाएगा व्हेन वी यूज पोलर सॉल्वेंट। अभी ये एक सिनेरियो हो गया। अभी आपको क्या करना है, इस चीज को और अच्छे से पढ़ना है फ्रॉम डिफरेंट बुक्स। आप कोई भी बुक उठा सकते हैं, जेरी मार्च उठा सकते हैं, क्लेडन उठा सकते हैं, जगदम्बा उठा सकते हैं, किसी भी बुक से आपको सॉल्वेंट पोलैरिटी के कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना है। इसमें और भी केसेस आएंगे जब हमारा सॉल्वेंट पोलर होगा, नॉन पोलर होगा, उस तरीके से भी क्वेश्चंस आएंगे, तो वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में हमें क्या दे रखे हैं, सोडियम इथॉक्साइड दे रखा है 2 इक्विवेलेंट। तो यानी कि हमारे पास एक तो एक्टिव मिथिलीन यहाँ पर है और एक एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो एक तो यहाँ पर हमारा क्या करेगा, एनायन बनेगा, और दूसरा यहाँ पर बनेगा। तो रिएक्शन क्या होगी देखते हैं।
रिएक्शन कुछ इस तरीके से है, डबल बॉन्ड OET, यहाँ पर जो मिथाइल बना, यहाँ पर जो मिथाइल बना। सेकंड स्टेप में हमें क्या ऐड किया, 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन, 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन, 1 2 3, ये 1 2 3, ठीक है, 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन। तो क्या होगा, फर्स्ट हमारा ये वाला न्यूक्लियोफाइल आएगा इधर, इस ब्रोमीन को निकालेगा, एक स्टेप में ये होगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सिमिलरली ये वाला एनायन आएगा, यहाँ से इसको निकाल देगा। तो कितने मेंबर रिंग बनी, जो 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो क्या बन जाएगा, बी हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। अगला जो सवाल है, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम एन SN2 रिएक्शन एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको जरा हम ध्यान से देखेंगे, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में। हमें क्या दिया है, ABCD 4 स्ट्रक्चर दिए हैं और उनकी एनर्जी प्रोफाइल दी है, ठीक है। तो इनमें SN2 रिएक्शन हुई है किसकी, ट्रोपेन की और आइसोटोपिकली लेबल्ड मिथाइल आयोडाइड की। अब हमें देखना होगा कि ट्रोपेन क्या है, तो वो हमें इजीली दे रखा है कि ये हमारा ट्रोपेन का स्ट्रक्चर है। तो इस ट्रोपेन की स्टेबिलिटी के हिसाब से हमें बताना है कि A और B क्या होगा और जो प्रोडक्ट बनेंगे वो C और D क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, जो ट्रोपेन स्ट्रक्चर है, जो ट्रोपेन है वो हमारा किस तरीके से एग्जिस्ट करता है उसकी कन्फॉर्मेशन में। तो जो ट्रोपेन है वो हमारा चेयर ट्रांजिशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। मैं ए ऑप्शन लेकर के समझा देता हूं आपको, ठीक है। ये ए को पकड़ लिया मैंने, ए नहीं लेंगे, मैं नया बना देता हूँ। ये हमारा चेयर ट्रांजिशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। कैसे, इधर एक नाइट्रोजन बनाओ, ये कुछ इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। और जो हमारा इस तरीके से, ठीक है, ये ट्रोपेन बन गया। तो चेयर कहाँ बनी मेरी, ये चेयर बन गई, इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा जो मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन जो होता है ट्रोपेन का, वो होता है जब हमारा मिथाइल इक्विटोरियल पे होता है। मिथाइल इक्विटोरियल पे होता है, क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हमारी चेयर में मिथाइल होगा तो वो इक्विटोरियल पे मोर स्टेबल रहेगा, बिकॉज देयर विल बी 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शंस। तो ये हमारा ट्रोपोपेन का स्टेबल कन्फॉर्मर है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ए। तो ये हमारा क्या बन गया, ए। और बी हमारा क्या हो जाएगा, जब यही मिथाइल मेरा क्या होगा, एक्सियल चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, बी। तो ये मेरा क्या बन गया, बी। अब देखो ए और बी को आइडेंटिफाई करो। ए मेरा मोर स्टेबल है तो इक्विटोरियल वाला मिथाइल है, तो ए मेरा मोर स्टेबल है तो इक्विटोरियल वाला है, तो ये वाला देखो, ये दो स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो इसमें से ये वाला मेरा ए करेक्ट हो गया, ठीक। बी मेरा ये वाला हो गया। अभी आगे ध्यान दो, अभी ए से बनने वाला जो होगा, ए से बनने वाला जो हमारा मिथाइल आयोडाइड जो आएगा, इस पे अटैक होगा SN2, ये वाला अटैक करेगा आइसोटोपिकली लेबल्ड मिथाइल पे। अब यहाँ पर 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शंस होंगी, ठीक है। तो जब एक्सियल से आएगा तो ये वाला जब ए का जो प्रोडक्ट बनेगा उसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा, बिकॉज यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा है। तो जो हमारा ए से जो प्रोडक्ट बनेगा उसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, ई। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, ए से बनने वाला प्रोडक्ट सिंपल सी होगा। और बी जो है उसमें मिथाइल ऑलरेडी इधर है, प्रोडक्ट की एनर्जी भले ज्यादा हो, प्रोडक्ट की एनर्जी भले ज्यादा हो, लेकिन जो पाथ वे फॉलो कर रहा है वो लेस एक्टिवेशन एनर्जी का कर रहा है। क्यों, क्योंकि देखो जब ये इधर से जाएगा तो देयर विल बी नो सम काइंड, नो डायएक्सियल इंटरेक्शंस, तो ये इजिली हमारा फॉर्म कर देगा डी को। तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। और यहाँ से हम इस तरीके से समझ सकते हैं, ये हमारा ट्रोपेन है जिसकी स्टेबिलिटी इस तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल क्या है, सिमिलरली अगला सवाल भी हमारा SN2 के ऊपर ही है। 94 क्या कह रहा है कि करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 सब्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिकेटेड कंपाउंड्स। तो इसमें क्या है, रिएक्टिविटी बतानी है टुवर्ड्स SN1। हमें क्या दे रखा है, सेकेंडरी ब्यूटाइल ट्रिफलेट, सेकेंडरी ब्यूटाइल टोसाइलेट, ब्यूटाइल क्लोराइड और ब्रोमाइड। तो ये लिविंग ग्रुप के ऊपर है। तो मैं क्लियरली बता देता हूँ कि जो हमारा ट्रिफलेट होता है उसकी लिविंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है, फिर टोसाइलेट की होती है, फिर ब्रोमाइड की होती है और फिर क्लोराइड की होती है,
तो यू कैन इजिली आंसर दिस क्वेश्चन ऑन दिस बेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स और वाई हमें मेजर प्रोडक्ट बनाने हैं फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस, जिसमें OH यहाँ पे दे रखा है हमें और एक OH यहाँ पे दे रखा है। सोडियम हाइड्राइड जब लेगा तो इन दोनों के में से कौन सा हमारा प्रोडक्ट बनेगा, तो वो हमें देखना है। एक इक्विवेलेंट है तो एक इक्विवेलेंट क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन ही ले पाएगा, तो यहाँ पर OH वाला मोर एसिडिक है, मोर एसिडिक है, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा तो उसकी पीके हमारी कम होगी। सिमिलरली ये जो OH है ये वाला हमारा एल्काइल पे है, एल्काइल पे है, तो इसमें कोई रेजोनेंस स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो OH हमारा O- बनाएगा, तो मिथाइल पे भी ये O- अटैक करेगा, तो यानी कि X हमारा क्या बन जाएगा, OMe वाला, ये OMe, ये OMe, यानी कि C और D में से होगा। अगला जो है उसमें दो इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम हाइड्राइड यानी कि COOH का भी निकाल देगा और OH- का भी हाइड्रोजन निकाल देगा, और फिर वन इक्विवेलेंट ऑफ एलाइल ब्रोमाइड दिया है, यानी कि कार्बोक्सिलेट और एल्कोक्साइड में से कौन सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, कार्बोक्सिलेट के अंदर जो हमारा O- है वो क्या है, कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेटेड है तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी कंपेयर टू OH-, so RO- is a better nucleophile than RCOO-, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 97। 97 क्या है, हमें आइसोमेरिक मेथिल पिप्रिडीन दे रखी हैं, इंटरमोलिकुलर दिस वन शोन बाय द कॉलम 1। अभी ये जो रिएक्शन है इसमें पिप्रिडीन दे रखा है, यानी कि हमारा N ये पिप्रिडीन के साथ हमारी क्या ऐड कर रखा है, मिथाइल आयोडाइड, तो उसका सबसे पहले नाइट्रोजन क्या करेगा, अटैक करेगा द न्यूक्लियोफाइल और मिथाइलेशन हो जाएगा। फिर सिल्वर ऑक्साइड दे रखा है और हीट दे रखा है, तो ये जो हमारा जो है ये हॉफमैन एलिमिनेशन का, हॉफमैन एलिमिनेशन का रिएजेंट है। तो हॉफमैन एलिमिनेशन आपको पता होनी चाहिए, लेस सब्स्टिट्यूटेड एंड से हमारा हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक, सिमिलरली उसके बाद हमारा क्या होगा, फिर से एक स्टेप ये हुआ, फिर से क्या हुआ, एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड K2CO3 Ag2O H2 एंड हीट, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो यहाँ पर हमारी दो बार क्या है, हॉफमैन एलिमिनेशन हुई है, तो इस क्वेश्चन में हमें मैच करना है कि जो ए हमारा है वो क्या प्रोडक्ट देगा, बी क्या देगा, सी क्या देगा, डी क्या देगा। तो मैं एक बना करके दिखा देता हूँ, बाकी सब आप बना सकते हैं। 1 मिथाइल पिप्रिडीन, तो 1 मिथाइल पिप्रिडीन क्या होगा हमारा ये 1 मिथाइल पिप्रिडीन हो गया हमारा। ठीक है, 1 मिथाइल पिप्रिडीन। ठीक है, अब इसमें मैं मिथाइलेशन कराऊंगा, सबसे पहले मिथाइल आयोडाइड से मिथाइलेशन करवाया गया है, तो क्या होगा, यहाँ पर ये अटैक करेगा इधर और आयोडीन को निकाल देगा, यानी कि नॉर्मल SN2 रिएक्शन हो गई। सॉरी। ठीक है, तो प्लस चार्ज। नेक्स्ट हमें क्या है, सिल्वर ऑक्साइड दिया है इन वाटर, तो ये हमें क्या देगा, इन situ हाइड्रोक्साइड देगा OH-, और ये क्या करेगा, हॉफमैन एलिमिनेशन करेगा, यानी कि बीटा हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन करेगा। तो ये कहाँ पे है, एक इधर है, एक इधर है, तो पहला हमारा यहाँ से ये एलिमिनेशन हो जाएगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, Me। ठीक है, फिर से हमारी सेकंड रिएक्शन यही होगी। नेक्स्ट जो क्या हो करेगा, ये वाला जो लोन पेयर है ये अटैक करेगा और ये Me करके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दूसरी रिएक्शन में फिर से हॉफमैन होगी, तो ये यहाँ पे आएगा, तो क्या बन जाएगा, 1 4 1 2 3 4 1 4 1 2 3 4 5 1 4 पेंटीन। ठीक है, पेंट 1 4 इन हो जाएगा हमारा इसका प्रोडक्ट। इसी तरीके से सभी का बना करके देखना है। जब भी हमारे पास पॉसिबिलिटी होगी बीटा हाइड्रोजन में से मोस्ट जो हमारा बेसिकली लेस हिंड्रेड जो होगा वहां से निकालेगा, यानी कि लेस स्टेबल एल्कीन जो बनेगा हमारा वहां से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होगा। तो हॉफमैन एलिमिनेशन क्या होती है वो बताने की जरूरत नहीं है, आप इजीली पढ़ सकते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्रोमिनेशन करवाया है, तो ये सिन ब्रोमिनेशन। नॉर्मली एल्कीन पे जब Br2 डालते हैं तो वो क्या करता है,
इट फॉर्म्स एंटी, ठीक है, एंटी ब्रोमिनेशन। लेकिन यहाँ पर सिन ब्रोमिनेशन हुई है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे दिया होगा हमारे बॉन्ड में। नेक्स्ट ओस्मियम क्या है, ये भी डाइहाइड्रोक्सिलेशन करता है, दैट इज सिन, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो डबल बॉन्ड है उसमें ये सिन, इधर सिन दिखाया हुआ है, तो देखो मैं रिएक्शन करके दिखा देता हूँ। अगर हमारे पास ये है, इसका ब्रोमिनेशन किया तो मैं इसको क्या दिखाता हूँ, इधर बी आर और बी आर, एंटी ब्रोमिनेशन होती है। लेकिन इस स्ट्रक्चर को अगर मैं ऐसे शो करूं, बी आर, तो ये सेम साइड हो गया। या फिर मैं इस तरीके से दिखाऊं तो क्या होगा, ये एंटी। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, सॉरी, ऐसे करके, इधर ब्रोमीन इधर ब्रोमीन, तो अब ये क्या दिखने लगा, सिन टाइप दिख रहा है, ठीक है। बट ये सिन नहीं हुआ है, ये एंटी हुआ है। तो इस तरीके से अगर हमें यहाँ पे सिन दिखा रखा है, सिस टाइप दिखा रखा है, तो क्या होगा, हमारा जो एल्कीन होगा वो ट्रांस एल्कीन होगा। देखो ट्रांस लिया तो एल्कीन ट्रांस होगा, और दूसरा जो हाइड्रोक्सिलेशन ऑस्मियम का वो ये वाला होगा, सिस है, और सिस से हमारा सिन एडिशन यहाँ पर होता है। तो हमारा क्या हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंपाउंड 1 एंड 4। 1 से 4 हमें कंपाउंड दे रखे हैं और हमें बताना है कि KOCMe3 से हमारा रिएक्शन कैसा होगा। कंपाउंड 1 रिएक्ट विद KOCMe3 इन टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल फास्टर देन कंपाउंड 2। कह रहा है कि 1 हमारा फास्टर रिएक्ट करेगा देन कंपाउंड 2। तो क्या करेंगे, हम चेयर स्टेट बना के देखेंगे। ये वाला हमारा क्या है, इधर चला जाएगा, और जो हमारा ये पोजीशन ले लेगा। दूसरा हमारा क्या है, इस तरीके से होगा, ठीक है। अब यहाँ पर KCOM मित्र जो बेस है वो बल्कि बेस है, तो जब वो बेस आएगा तो वो क्या करेगा, जब यहाँ से आएगा तो इक्विटोरियल से एब्स्ट्रैक्ट करके Br को निकाल देगा, और यहाँ से आएगा तो इस हाइड्रोजन को लेकर के इसको निकाल देगा। तो यानी कि जब ऊपर से आएगा तो देयर विल बी 1,3 डायक्सिल इंटरेक्शंस, जो कि इस अटैक को लेस फेवर करेंगी। तो अकॉर्डिंग टू मी जो होना चाहिए वो क्या है, जो ये वाला है हमारा, इट विल बी मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू सेकंड वन, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट को करेक्ट कर देता है। तो सेकंड हमारी गलत होगी इसका मतलब। थर्ड क्या कह रही है, कंपाउंड 3 अंडरगोज एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन फास्टर देन कंपाउंड 4। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कंपाउंड 3 में हमारा एक्सो डबल बॉन्ड है और ये एंडो डबल बॉन्ड है, तो एक्सो डबल बॉन्ड की एनर्जी हमारी क्या होगी, हायर होगी, यानी कि फास्टर रिएक्ट करेगा और इजिली फॉर्म होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 100th, अगला जो क्वेश्चन है, द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैकेनिज्म अडॉप्टेड बाय द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है एक प्रोडक्ट दे रखा है, केशियन दे रखा है, तो हमारा ये प्रोडक्ट बनाया हुआ। तो इसमें होगा क्या, बेसिकली ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये क्या है, एसिडिक है, Cn- आएगा, इस पे अटैक करेगा, यहाँ पर एनायन बनाएगा, ये एनायन क्या करेगा, स्टेबलाइज्ड होगा, ठीक। तो क्या बनेगा यहाँ पर बेसिकली Ar, और फिर ये रिएक्शन का नाम आप लोग गेस कर सकते हैं क्या बनेगा, इट इज वेल नोन रिएक्शन। यहाँ पर डबल बॉन्ड N प्लस, अब ये यहाँ से कम बैक करेगा, इसको निकाल देगा, तो क्या बना, Ar डबल बॉन्ड O, ये हमारा 1,4 सिस्टम बन गया। इस 1,4 सिस्टम पे फिर क्या करेगा, साइनाइड आकर के अटैक करेगा। तो जो पहले मैंने ये करवाई है रिएक्शन, ये हमारी कहलाती है E1CB, जहां पर एनायन इज स्टेबलाइज्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि इस लिविंग ग्रुप को निकाला भी, लेकिन पहले एनायन बना, एनायन स्टेबलाइज हुआ, फिर इस ग्रुप को निकाला, एंड इट इज कॉल्ड एज E1CB रिएक्शन, जिसमें माइल्ड टू स्ट्रॉन्ग बेस भी हमारा काम कर देता है। तो ये केसियन हमारा इसमें इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रक्शन, प्रोटॉन एब्स्ट्रक्शन कर देगा, तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक नेचुरल प्रोडक्ट दे रखा है जिसकी जिंक और डिस्टिलेशन में KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करवाया तो इट विल गिव pyridine टू कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि जिंक डिस्टिलेशन करवाया फॉलोड बाय KMnO4। तो पहले pyridine बना जिंक डिस्टिलेशन से, इसका रिडक्शन करवाया, फिर KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करवाया तो
pyridine 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बना। यानी कि इनमें मैं इससे क्या कंक्लूजन निकाल पा रहा हूँ कि जो हमारी सब्सटीट्यूशन होगी वो सेकंड पोजीशन पे होगी, क्योंकि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। तो ये होने से रहा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ये होता तो क्या होता, 2 और 3 दोनों पे बनती, तो ये हो सकता है। ठीक है, अगला जो कंक्लूजन है हमारा, द रिएक्शन एक्स विद HI अंडर दिस फॉर्म्स एन ऑक्टेन। फिर उसको जब रिड्यूस करेंगे तो एन ऑक्टेन बनाएगा, यानी कि 8 कार्बन होने चाहिए, 2 2 4 5 6 7, इसमें 7 और एक 8 इसमें भी है, यानी कि सब में है। द कंपाउंड एक्स कंज्यूम्स 2 moles of methyl iodide forms quaternary ammonium salt which undergoes Hoffman degradation, यानी कि 2 moles of methyl iodide कंज्यूम हो रहे हैं टू फॉर्म ऑक्टा 1,4 डाइन। ध्यान रखिए क्या बना रहा है, मिथाइल आयोडाइड से जब हॉफमैन करवाया तो ऑक्टा 1,4 डाइन बना रहा है। द सब्सिक्वेंट रिडक्शन ऑफ ऑक्टा 1,4 डाइन फ्रॉम एन ऑक्टेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस। तो सिंपल है, देखो हॉफमैन से हम इसका रिजल्ट दे सकते हैं कैसे, ये हमें क्या करना है, एन मिथाइलेशन करवाना है। तो इसका अगर मैं मिथाइलेशन करवाऊंगा तो प्लस यहां बनेगा और यहां से मेरा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होगा, तो क्या बनाएगा ये इस तरीके से, डबल बॉन्ड इधर, एक एन इधर, एन मिथाइल। ठीक है, अगला मिथाइलेशन होगा तो ये निकल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो ये निकलने के बाद ये सिर्फ 7 मेंबर रिंग रहेगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये दोनों हमने वैसे ही निकाल दिए, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। कैसे, देखो 2 मोल कंज्यूम करेगा, पहला मोल यहाँ कंज्यूम कर लेगा मिथाइलेशन, ये मिथाइलेशन, हाँ ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा, पहला प्रोडक्ट ये बन जाएगा एन। ठीक है, एक मिनट, इधर मिस्टेक कर दिया हमने, इधर एक ही मोल कंज्यूम हो जाएगा मान लो इधर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ। तो नेक्स्ट हमारा एन मिथाइल, मिथाइल और 1 2 3 4 मिथाइल, ये फिर से मिथाइलोशन हो गए, यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा, ये निकल जाएगा, तो क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेंबर बनेगी, यानी कि 1 2 3 4, 1,4 ऑक्टा डाइन बन जाएगा। ठीक है, यही बोला 1,4 ऑक्टा डाइन। थोड़ा सा लेंदी है ये पेपर, बट हाँ इजिली हम इसको आंसर कर सकते हैं, ये आंसर विल बी डी। 102 का जो क्वेश्चन है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो ये हम लास्ट क्वेश्चन है जो डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि 2 दिन बाद आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 102 जो है इसको देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें होगा क्या, सबसे पहले HCl है, तो यहाँ पर ये प्लस बनाएगा, Cl माइनस क्या करेगा, आकर के अटैक करेगा और इसको ओपन करेगा। यहाँ पर OH और Cl, डबल बॉन्ड हो। अब ये OH माइनस क्या करेगा, यहाँ पर जाएगा, अटैक करेगा, ये इधर जाएगा, ये ओपन होगा, और ये जो बॉन्ड है मेरा, ये जो बॉन्ड है ये यहाँ अटैक करके इसको निकाल देगा। ठीक है, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा हमारा, यहाँ कार्बोकेटन बना, ये इधर से अटैच हो गया। ठीक है, और ये कार्बोकेटाइन जो हमारा है, ये जो कॉन्जुगेट जो हमारा यहाँ से निकल के एल्कीन बना देगा। तो ये डबल बॉन्ड हो गया। एक सेकेंड यार, थोड़ा दोबारा बना देता हूँ इसको, तो क्या बन जाएगा, थोड़ा सा पेक्यूलियर स्ट्रक्चर है, थोड़ा धीरे धीरे आपको बनाना पड़ेगा।
देखो मैं इसी में बना देता हूँ। यहाँ पर एक ये डबल बॉन्ड बन जाएगा कार्बोकटायन के एडजेसेंट वाला प्रोटॉन निकल के, और ये हमारी रिंग बन जाएगी। तो ऑक्सीजन के 1 2 3rd पोजीशन पे एक एल्कीन बनेगी दूसरी रिंग में, और यहाँ से रिंग फ्यूज रहेगी। तो हमारा इसका जो आंसर है वो ए आंसर हो सकता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टली पेपर में इतने कम समय में बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन हाँ आप अगर बना के देखेंगे तो इसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। तो इसी तरीके का प्रोडक्ट इसमें बन सकता है। अभी ये वीडियो ऑलमोस्ट 40 मिनट से ज़्यादा की हो चुकी है, ठीक है। आज हमने जो डिस्कस किया वो कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मोस्टली क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन इतने भी आसान क्वेश्चंस नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली चीजें पढ़ के जानी पड़ेंगी एग्जाम में। कभी भी कोई भी ट्रेंड फॉलो हो सकता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ हो सकती है, कभी इनऑर्गेनिक, कभी फिजिकल, ठीक है। अगर इनमें से भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम जल्दी ही लेकर आएंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो मोर मैकेनिज्म बेस्ड है, ठीक है। तो उसमें हमें थोड़ा और टाइम चाहिए होगा, जिसमें हम कुछ और भी डिस्कस करेंगे, कुछ नेम रिएक्शंस एंड ऑल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे।